मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस रास्ता तय करना आना चाहिए। मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस रास्ता तय करना आना चाहिए। दूसरों की ज़रूरत नहीं तुमको, क्योंकि खुद को पहचानना आना चाहिए। रियलिटी बात सही है यार, आपको दूसरे की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप खुद को पहचान जाओगे। आपको बस हिम्मत रखनी है और अपने काम को सेल्फ करते जाना है, ठीक है। कोई क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहते हैं, उनसे मतलब नहीं है। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का चैप्टर 2 और देखेंगे आज हम लोग कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉन्जुगेट रियलिटी में बता रहा हूँ दिक्कत होती है। कभी आप पहचान नहीं पाते हो कि कॉन्जुगेट में क्या लगाएंगे, कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। तो आज हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में डिटेल में समझेंगे और एक एक चीज़ देखेंगे, कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे FCAT और CDS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे FCAT और CDS की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स CDS और FCAT के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप GA की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको GA की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे आप एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जयहो इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जरूर जिसको ज़रूरत है वो जरूर ये पैक लो। देखो भैया, सबसे पहले समझेंगे कॉन्जुगेट होता कैसे, कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने कहा Z इज इक्वल टू दे रखा है 3+2i, ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 3+2i दे रखा है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होता है Z बार। उसको क्या लिखते हैं? Z बार। यानी कि अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू x प्लस iy कोई टर्म है और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस iy, इसको डिनोट करेंगे Z बार से। इतना क्लियर है? अगर Z इज इक्वल टू x प्लस iy है तो Z बार क्या आएगा? x माइनस iy। अब बात करते थोड़ा सा Z के बारे में। Z क्या है? Z एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस iy होता है, जहां पे x जो होता है इसको बोलते हैं REZ। अब काफी बच्चे सोचते हैं पता नहीं यार क्या लिख दिया है REZ, सोचते हो ना कि पता नहीं यार साला क्या रे रे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक भाग या फिर रियल पार्ट ऑफ Z। यानी कॉम्प्लेक्स दो पार्ट से बना होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो ये जो होता है ये रियल पार्ट होता है और ये होता है लिखा होता है IMZ। भैया इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूं Z, ठीक है। IMZ मतलब मैं हूं Z, ऐसा कुछ नहीं, मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मतलब काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। इतना क्लियर हुआ? यानी कि सिंपल अगर समझा जाए तो Z इज इक्वल टू अगर कहीं लिखा है x प्लस iy, तो जो I से डिनोट है वो हो जाता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और जो x होता है वो होता है रियल पार्ट। इतना क्लियर है? क्योंकि बहुत बार हमसे यही पूछ दिया जाता है, एक Z दे दिया जाता है, कहता है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सर्च करो। जैसे मैंने कहा तुमसे, क्वेश्चन दिया कि Z इज इक्वल टू 2 + 3i और -5i स्क्वायर।
हम कहते हैं इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, क्या बताओ, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो यार z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3i। अब ये ना कहने लगना कि ये भी इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 2 आ गया 7 + 3i। तो यार ये जो पार्ट है ये रियल हो गया, ये वाला पार्ट इमेजिनरी हो गया। मतलब वास्तविक भाग कितना आएगा, 7 आएगा, और काल्पनिक भाग कितना आएगा, 3 आएगा। इतना यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन और कैसे बनाता है ये, ठीक है। अभी इसमें z की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, z1 z2 z2 z3 यानी z और z बार, ये सब क्या क्या इनकी कैलकुलेशंस होती हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन कहा z इज इक्वल टू दे रखा है 1/3 + 4i, ठीक है। और कहता है इसका हमें फाइंड करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, कह रहा रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब तुरंत आप लोग आंसर करोगे 3 जो है रियल पार्ट है, 4 जो है इमेजिनरी पार्ट है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यानी कि अंश में बदल लेंगे, यानी जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में चेंज कर लेंगे। कैसे, 1/3 + 4i लिखा है, तो इसको क्या करो 3 - 4i और 3 - 4i लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है। ये आ जाएगा 3 - 4i, ये बन गया a² - b², मतलब 3 का स्क्वायर - 4i का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। ये कितना आ गया, ये आ गया 3 - 4i/9 और 4 का स्क्वायर 16 और i² क्या होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर है। यहां तक आया 3 - 4i/25, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/25 - 4/25 और i, जहां पे ये वाला जो पार्ट है रियल पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट हो गया। इतना समझ में आया। ये वाला जो पार्ट होगा रियल होगा और ये वाला जो पार्ट होगा इमेजिनरी होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर है। जब भी हमसे अपॉन में दे रखा हो, रियल इमेजिनरी पूछे, सबसे पहले उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसमें रियल पार्ट ही हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ही हो जाएगा। अब चलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चन। वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 + 5i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। 70% बंदे इसका गलत आंसर देते हैं, ठीक है। सीधे सीधे वो बोलते हैं, वो क्या करते हैं 1 + 3 + 5i मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 - 5i और 3 - 5i से, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 3 - 5i। क्यों, क्योंकि 3 + 5i का रेसिप्रोकल क्या हुआ 3 - 5i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो 3 - 5i/9 और माइनस का 25 और यहाँ आ गया प्लस, ये आ गया 3 - 5i/34। आपको आंसर यही लिख देते हैं और यहाँ पे गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये आपका बन गया 3/34 - 5/34 और i कह दोगे यही इसका फाइनल आंसर है। लेकिन क्वेश्चन समझो, कह रहा है व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 + 5i। 3 + 5i का कॉन्जुगेट क्या है, मतलब ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये उसकी सिंपल फॉर्म आई। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, तो यार इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 3/34 + 5/34 और i, ये आपका आएगा फाइनल आंसर, ये आएगा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं है, ये नहीं होगा। काफी बच्चे ये आंसर रखेंगे लेकिन आंसर ये आएगा ये, क्योंकि ये तो हमने सिंप्लीफाई किया है, इस फॉर्म को सिंप्लीफाई किया है। हमने क्या किया है, इस फॉर्म को सॉल्व करके यहां तक लाए हैं। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो कॉन्जुगेट ये आएगा, ये आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। कह रहा है 1 - i इसका रेसिप्रोकल, या फिर बोलेगा व्युत्क्रम क्या है।
ठीक है। अब कॉन्जुगेट की बात नहीं कर रहा, रेसिप्रोकल की बात कर रहा, व्युत्क्रम की बात कर रहा। देखते हैं क्या होगा। तो यार कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। तो कैसे लिखोगे? 1/1 माइनस आई। क्या हो गया? 1/1 माइनस आई। यहां तक क्लियर है? यहां तक आ गया भाई। रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो 1/1 माइनस आई। अब इसको सॉल्व करना, यहां तक आंसर ना लिख देना, यहां तक लिखोगे गलत हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। तो 1 प्लस आई, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इतना क्लियर है? ये आ जाएगा 1 प्लस आई, 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस आई अपॉन 2। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 प्लस आई अपॉन 2। कोई भी कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है। ये रेसिप्रोकल पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, ना कि संयुग्मी पूछ रहा है। कॉन्जुगेट अगर होता तो 1 माइनस आई अपॉन 2 हो जाता, क्योंकि यहां पे इसका कॉन्जुगेट पूछता ही नहीं। इसका कॉन्जुगेट तो 1 प्लस आई होता, लेकिन अगर इसका कॉन्जुगेट पूछता तो 1 माइनस आई अपॉन 2 होता। समझ में आया? रेसिप्रोकल अलग है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, ठीक है। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम। अगर इसी में कहता फाइंड द इनवर्स, मतलब व्युत्क्रम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो। क्या पूछता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणन प्रतिलोम। और भैया फिर से कंफ्यूजन चालू हो जाता है कि पता नहीं यार क्या होगा गुणन प्रतिलोम। थोड़ा सा चेंजमेंट भैया, सेम जो आपके पास रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेम जो आपके पास व्युत्क्रम होता है, वही उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। वही क्या हो जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है -3 + 5i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? फिर वही काम 1/3 + 5i, ये हो गया रेसिप्रोकल। ये हम लोगों ने क्या कर लिया? व्युत्क्रम कर लिया। लेकिन यहां पे मजा नहीं आएगा। अभी इसको और सॉल्व करोगे, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 3 - 5i, 3 - 5i कॉन्जुगेट बन गया। मल्टीप्लाई करा लो, -3 - 5i, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा 25। -3 - 5i अपॉन 25 9 34, -3/34 -5/34 और i। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, चाहे रेसिप्रोकल पूछे, चाहे इनवर्स पूछे, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, आप हमेशा यही करके आओगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर क्लियर हो तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा। मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। शेयर आपके ऊपर है कि आपको कितने बच्चों को शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाना है आपको, तो शेयर करना पड़ेगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यानी गुणात्मक प्रतिलोम बताना है आपको 2 + i का होल स्क्वायर। 2 + i का होल स्क्वायर, इसका क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। फिर से वही वाला काम, क्या कि हम लोग क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर a² + b² + 2ab, क्या हो गया? 2ab। ये आ गया 4 और माइनस का 1 + 4i, मतलब 3 + 4i। यहां तक आया कि नहीं आया? ये हो गया 3 + 4i बेसिक फॉर्म में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो 1/3 + 4i, इसके कॉन्जुगेट से गुणा और कॉन्जुगेट से भाग कर दिया। क्लियर? तो ये आ गया 3 - 4i, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 - 4i अपॉन 16 9 25। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कभी भी इसको भूलोगे नहीं, भेजे में आपके बिल्कुल आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड एंड जेड बार। 3 प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड एंड जेड बार, ठीक है। इसकी 3 प्रॉपर्टी बतानी है, जेड और जेड बार की 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है?
जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाता है। अगर कहीं जेड और जेड बार लिखा हो तो 3 बताएंगे, ज़्यादा नहीं, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि 2 हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। सेकेंड जो है वो है अपने पास जेड जेड बार, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। थर्ड जो है वो है z1 z2 का बार इज इक्वल टू z1 पे बार इंटू z2 पे बार। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? 2 रियल पार्ट ऑफ z, z जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आएगा मॉड के z1 बार इंटू z2 बार। एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कि एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i। कह रहा है z जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i। अभी तुमको बताया है z जेड बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। मॉड ऑफ z निकालना अभी नहीं बताया, कल के लेक्चर में मॉड, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म तीनों बताएंगे आपको। तो मॉड होता है अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, यानी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझना, z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i दे रखा है, कह रहा है z और z बार पूछ रहा है, तो z जेड बार निकालना कोई दिक्कत नहीं। z जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड निकाला 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 रूट और 3 कितना हुआ? 7। ठीक, लेकिन स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, आंसर कितना आ जाएगा? 7। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो क्या है समझना। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसकी होल पावर n इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज पॉजिटिव। n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और n की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले, यानी a प्लस बी अपॉन ऐसे कुछ लिखे हुए, तो तुरंत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें न्यूमरेटर को हटाना होता है। क्या काम करना होता है? सॉरी, डिनोमिनेटर को हटाना होता है। जो हर होता है उसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे भाई तेरा काम नहीं है, तू यहाँ से चला जा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसकी पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। क्लियर है? अब क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या आएगा? 1, और यहां आ जाएगा प्लस का 1, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस 2i अपॉन 1 और 1 2, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i टू पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हो? i टू पावर n इज इक्वल टू i टू पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यहां तक क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा, सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के बाद आज शाम को एनडी की क्लास भी होगी, जो मैंने बोला था एनडी की क्लास आज शाम को लेंगे। ठीक है, और बाकी कल हम लोग करेंगे इसकी 3 फॉर्म्स, यानी कि पोलर फॉर्म्स, मॉड और आर्गुमेंट। ठीक है, कल इन तीनों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।